मैं तो पूछता हूँ, मैंने कौन सी गलती करी? क्या मैंने किसानों का कर्जा जो शिवराज सिंह जी झूठ बोलते गए, 15 पहले दिन से झूठ बोल रहे थे, ये नहीं कि जब से सरकार में आए, जब हमारी सरकार थी तब भी झूठ, कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो डिफाल्टर हो गए, और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। एमपी के सियासी युद्ध में अब राजनीतिक दलों के पाप पुण्य पर अंतिम मुहर लगने वाली है। वैसे एमपी में युद्ध का शंखनाद मार्च महीने में ही हो गया था, जब वचन पत्र के वादों को लेकर कांग्रेस में महाभारत छिड़ी। इसमें सड़क पर उतरने वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस के इस टकराव ने एक बार फिर स्थिति 1967 जैसी बना दी। तब कांग्रेस के डीपी मिश्रा की सरकार गिरी थी। इस बार कमलनाथ की सरकार बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद चली गई। 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस से आए ज्यादातर पूर्व विधायक मंत्री पद से नवाजे गए। 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने थे, लेकिन कोरोना ने इसे लंबा खींच दिया। इस दौरान प्रदेश में दोहरी जंग चली। एक तरफ कोरोना था तो दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई थी। कांग्रेस कई बीजेपी नेताओं को अपने पाले में खींच ले गई, लेकिन उसकी खाई भी बढ़ती गई। उसके 4 और विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। सत्ता में रहते जो निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, वो भी छिटक कर बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए। कांग्रेस का सत्ता में लौटने का अंतर लगातार बढ़ता गया। स्थिति अब पूरी 28 सीट जीतने पर है। दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 विधायकों की दरकार है। मध्य प्रदेश की 28 सीटें, हार्ट बिल्डर तो छोड़ दीजिए आप, 28 की 28 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही। पार्टी ने आदेश दिया है कि 28 जीतना है। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं। राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन एमपी के डू एंड डाई के इस चुनाव में दोनों दलों के सामने चुनौतियों का अंबार है। उनमें मतदान के दौरान भीतरघात बड़ी चुनौती है। कांग्रेस से बीजेपी में आई पलटन के मैदान में होने से बीजेपी के पुराने धुरंधरों का करियर भी दांव पर लगा है। क्या ये धड़ा खुले मन से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मैदान में रहेगा? हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल का दावा कर रही है। संघ कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी? दूसरी तरफ कांग्रेस में जिन बाहरी नेताओं को टिकट दिया गया है, वहां के स्थानीय नेता क्या पूरी शिद्दत से वोटर को मतदान केंद्र तक लेकर जाएंगे? ये चुनौती दोनों दलों के सामने है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव से बड़ा उपचुनाव। हरिवंश राय बच्चन नामचीन हिंदी के प्रख्यात कवि, हालांकि ये दुर्भाग्य है कि कई बार एक पिता के लिए सौभाग्य है, लेकिन अमिताभ बच्चन अक्सर दुखी होते हैं कि मेरे पिता इसको लेकर तो गर्व से भरते थे कि लोग उनसे कहते थे आप अमिताभ बच्चन के पिता हैं, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता मुझे है कि मैं हरिवंश राय बच्चन का पुत्र हूँ। बहरहाल ये तो विनम्रता की बातें हुई। हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति है कि पाप हो या पुण्य हो, कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हृदय से। कमाल है सर। पाप भी आपने पूरे मन से किया और पुण्य भी आपने पूरे मन से किया। ये तो सादत हसन मंटो की किसी पंक्तियां, किसी उपन्यास की पंक्ति लगती है। माफ कीजिए, मैं साहित्य पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति के उस निर्मम सत्य की बात कर रहा हूं जिसको हमने मध्य प्रदेश में घटते देखा है। और यही वजह रही कि न जाने कितने बॉलीवुड के गाने इस उपचुनाव पर वारे जाते हैं, न्यारे जाते हैं। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ये आरोप है सर, हमें नहीं मालूम कि क्या सच्चाई है, क्या कुछ हुआ, लेकिन दोनों तरफ से, और जैसा कुरुक्षेत्र में हुआ था, जैसा माना जाता है कि सदियों पहले हुआ था, कि जहां नरोवा कुंजरोवा भी था और वहां पर अभिमन्यु को घेर कर मारने का कुचक्र भी था, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में घटा। कौन इसमें पाक साफ है, कोई ये दावा नहीं कर सकता। कौन इसमें बिल्कुल साफ सुथरा है, ये दावा नहीं कर सकता। और सियासत है, और सियासत में अगर आप उम्मीद ये रखेंगे
कि सब कुछ बहुत बेहतर होगा, तो आप समाज के चेहरे पर भी एक नज़र डाल लीजिए। जो समाज में घट रहा है वो सियासत में है, जो सियासत में है वो समाज में है। इसलिए नैतिकता की बात जो भी करता है तो लोग उबासी लेने लगते हैं कि भैया आगे कुछ बात करो, आप बताओ कुछ हो तो वो ठीक होगा। बहरहाल ये तो हो गई थोड़ी दार्शनिक सी, जटिल सी, थोड़ी सी ज़्यादा ही जटिल व्याख्या। तो हम इस जटिल व्याख्या को यहीं छोड़ते हैं और लौटते हैं आज की चर्चा की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए, क्योंकि सर उपचुनाव किसी भी चुनाव से बड़ा चुनाव है और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है अजय यादव जी हैं, बहुत रिलैक्स हैं, प्रसन्न हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि सारा काम तो कमलनाथ जी ने किया है। अजय जी के पास एक ही मोर्चा था कि आप अपना बढ़िया सोशल आईडी दमादम रखिए, चकाचक रखिए और स्टूडियो में बढ़िया शेव वेव करके प्रकट हो जाइए और बढ़िया गंभीरता से बातें करिए। तो ये कमलनाथ जी की, ये धन्यवाद कमलनाथ जी को इसके लिए कि उन्होंने किसी के लिए कोई काम इस तरह का छोड़ा ही नहीं कि वो फील्ड में डटे, मैदान में डटे, वो और उनकी टीम पूरी ताकत से लगे रहे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिवनराग पटेरिया जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी के मित्र हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया शिव अनुराग पटेरिया जी की मैं ले रहा हूं, उनकी तरफ रुख कर रहा हूं। चलूंगा पटेरिया साहब, आज हम थोड़ी तीव्रता रखेंगे, कुछ स्थानीय पत्रकारों से ही बात करेंगे, तो बहुत संक्षेप में आप सबकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। मैं ही सर्वाधिक बोल गया सर, माफ़ी चाहूँगा। जी पटेरिया साहब। जी देखिए शरद जी, जैसा कि आपने कहा, ये मध्य प्रदेश के भाग्य का निर्धारण करने वाले चुनाव होंगे। दरअसल ये चुनाव में इसलिए कह रहा हूँ, हम उपचुनाव इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 12% सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 19 जिलों में हो रहे हैं, 52 जिलों में से। तो बहुत ही कील कांटे की लड़ाई है। भाग्य का निर्धारण होना, राजनीतिक भाग्य का, कांग्रेस को अगले चुनाव में किस स्वरूप में पहुंचना है, ये भाग्य तय करेगा ये चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी की जो हिकमत अमली है, जो कौशल है, रणनीतिक कौशल है, वो कितना सफल होता है, ये चुनाव बताएंगे। मुझे लगता है कुल मिला के कांग्रेस का भाग्य इस पर दांव पे लगा है और भाजपा की रणनीति इस पर दांव पे लगी है। बिल्कुल आपने ठीक है जी। एक जल्द छोटी प्रतिक्रिया आपकी भी अजय जी, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि देश में जिस तरह की संविधान में व्यवस्था बनाई गई थी कि 5 साल के लिए जनादेश, 5 साल के लिए सरकार और 5 साल के बाद अब जनता के बीच अपना काम लेके जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश और उसके पहले कुछ अन्य राज्यों में जिस तरह से जनादेश को तोड़ फोड़ करके और जिनको विपक्ष की भूमिका दी गई वो सत्ता में आ गए, और अब जनता के सामने वही लिटमस टेस्ट है। जनता करेगी फैसला, क्या जनता इस तरह की राजनीति को पसंद करेगी? क्या संविधान में जिस व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी, उस व्यवस्था से बनाई हुई जनप्रतिनिधि जनता के सामने खड़े रह पाएंगे? हमें पूरी उम्मीद है जनता कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि 15 महीने का हमने अपना काम भी जनता के सामने रखा है और जनता मानती थी कि जिस सरकार ने 15 महीने में इतनी उपलब्धियां दी हैं, वो अगर आगामी 5 साल तक काम करती तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदल गया होता। लेकिन कमलनाथ जी को काम नहीं करने दिया गया। एक और बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा आधार ही अधर्म के ऊपर टिका है। लोकतंत्र की हत्या की, संविधान के खिलाफ। एक चीज ये जरूर कह दूंगा, टीम से मैं जान लेता हूँ कि किस स्थानीय पत्रकार क्या ग्वालियर चंबल की तरफ मुरैना से हमारे साथ जुड़ेंगे रजनीश जी, मैं उनसे जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए तो मैं रजनीश जी की तरफ चलूंगा। शरद जी, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ सरकार बनी, सरकार बचाने के लिए संविधान के आर्टिकल 164 की अवहेलना की गई, जो कहती थी कि केवल विधायकों को मंत्री बनाया जाए, विशेष परिस्थिति में एक आध बना लें। आपने आधा मंत्रिमंडल बना लिया बिना विधायकों के। इसलिए लोकतंत्र के लिए जनता कांग्रेस का साथ देगी। चलिए मैं आशीष जी की तरफ, रजनीश जी की तरफ चलता हूँ। रजनीश जी, मुरैना बहुत ही एक हॉटस्पॉट है ग्वालियर चंबल में इस चुनाव का। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह ये चुनाव आगे बढ़ रहा है और किस तरह आप देखते हैं। बहुत संक्षेप में 30-40 सेकंड में मुझे बहुत स्पीड, बिल्कुल फटाफट बुलेटिन की तरह बताइएगा कि मुरैना की 5 सीटों पर किस तरह की परिस्थितियाँ, स्थानीय मुद्दे, और उस पर अभी हम नतीजों की बात नहीं करेंगे, मैं इसकी बात करूंगा कि किस तरह की टक्कर आप देख रहे हैं वहाँ और क्या स्थितियाँ हैं वहाँ। जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उपचुनाव के अंदर इस बार 159 मतदान केंद्रों को वनरेबल माना गया है जी, क्योंकि वहां दबंग और बाहुबलियों की ये आशंका है कि ये लोगों को
कमजोर तबके के लोग हैं उनको वोट डालने से रोक सकते हैं। जी। और उनसे निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों के बल को वहां तैनात किया है। जी जी जी। और सभी थाना प्रभारियों को एक एक गाड़ी बलवा फोर्स के साथ उपलब्ध कराई गई है कि अगर किसी स्थिति में वहां कुछ गड़बड़ होती है जी तो आप दंगाइयों से, उपद्रवियों से निपट सकते हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई कानून व्यवस्था की। मुझे ये बताइए, अब तक के जो महासमर रहा है मुरैना का 5 सीटों के लिए, महासमर में शुरुआत से लेकर और अभी तक एक ही मुद्दा चला है, हर सभा में, हर चर्चा में 35 करोड़। जी। जितने मतदाता हैं उन मतदाताओं में 35 करोड़ का भाग देकर लोग ये गिन रहे हैं कि हमारे वोट को कितने रुपए में बेचा गया। और वही कारण है कि लोग आज जो चुनाव पूर्व विधायक लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, लोग उनसे बहुत ज्यादा निकटता नहीं बनाए दिख रहे हैं। जी, तो ये एक बड़ा मसला मुरैना की सीटों पर हमें दिख रहा है, जिसकी बात कांग्रेस कर रही थी। चलिए हम देखेंगे कि ये कितना आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका। आगे हम और बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस रीजन से। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता और युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और एक छोटी टिप्पणी इसी की, मुरैना में जिस तरह का इम्पैक्ट हमने अभी सुना, रजनीश दुबे जी कह रहे थे कि काफ़ी वहां पर इम्पैक्ट इसका है। कई बार कई चीज़ें बड़ी ताकत के साथ उठती हुई नज़र आती हैं, नतीजों में कितना बदलेंगी ये तो 10 नवंबर हमको बताएगा। लेकिन आप किस तरह देखते हैं चुनाव को? अब हम चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और कल जनता की आहुति होगी। जी आशीष जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। कल यानी कि 3 तारीख को ये तय हो जाएगा कि जनता विकास को वोट डालेगी या विनाश को वोट डालेगी। बड़ा ही रोचक ये चुनाव प्रचार रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सामूहिक नेतृत्व के साथ बूथ मैनेजमेंट के कार्यकर्ता तक पहुंचने में सफल हुई। जनता को अपनी 5 माह के सरकार के विकास कार्यों को और अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करती रही। वहीं कांग्रेस लगभग अपशब्दों की बात करती रही। गरीबों को भूखा नंगा बोला गया, दलित महिला को आइटम बोला गया, और स्टार प्रचारकों में कौन आया निकल के? फूल सिंह बरैया, जिन्होंने सवर्ण महिलाओं के लिए भद्दे शब्द का। स्टार प्रचारक दूसरे निकल के आरिफ मसूद, जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया। तो निश्चित ही जनता ने ये अब मुझे लगता है तय कर लिया है कि ये जो 3 तारीख का वोट होगा वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की समाप्ति का वोट होगा। जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और विचारों पर मोहर लगेगी और जो वोट जाएगा वो शिवराज सिंह जी के कामों पे जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पे जाएगा। चलिए मैं जल्दी से भिंड से रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, फिर हम मालवा निमाड़ भी जरूर चलना चाहेंगे क्योंकि एक परसेप्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा इसके बाद। जी अनिल जी, क्या भिंड की सिचुएशन देखते हैं और क्या तैयारियां हैं चुनाव की? भिंड की भी एक सीट बड़ी सेंसिटिव मानी जा रही है कानून व्यवस्था की दृष्टि से, मुरैना की तरह। जी हाँ, मेहगांव विधानसभा क्षेत्र जो है जी सबसे संवेदनशील क्षेत्र इस समय है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव काफी संघर्षशील है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। और यहाँ पे मैंने देखा है कि विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। इस समय जातिवाद का मुद्दा काफी गहराया हुआ है और यहाँ जो तीसरे पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति का वर्ग है वो निर्णायक भूमिका में आ जाता है। यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर दोनों बाहुल क्षेत्र है मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में। और तैयारी की दृष्टि से वैसे यहाँ पे काफी तो प्रशासन ने भी काफी व्यवस्था अच्छी की है जी, और हथियार भी जमा कराए हैं। एक बार कोडिंग की व्यवस्था जो की है भिंड में, मध्य प्रदेश में शायद मेरी का पहली बार हुआ है, जिससे अपराध पर रोक लगाई जा सके। चलिए सर, निगाह बनाकर रखिएगा अनिल जी, और कल भी हम आपको लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, आप बहुत संक्षेप में कुछ सवाल करना चाह रहे थे आशीष जी से, 30 सेकंड में सर अपनी बात करें। शरद जी, इस चुनाव में मुद्दे भटकाने की कोशिश केवल भाजपा ने, मुद्दों की बात केवल कांग्रेस ने। आज हमारा विज्ञापन, हमने कहा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आप कह रहे नहीं किया। कह देते कि 27 की बात आपने कितने कर दिए? हमने कहा 100 रुपए तक 100 यूनिट बिजली हमने दी, आप 50 रुपए कर देते। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, आप बताते आपने और क्या बनाया। हमने निराश्रित पेंशन 150 से 600 करी, आप क्यों नहीं बताते कि 600 से आगे आप क्यों नहीं ले जा पाए? तो मुद्दों से कौन भटका रहा है? अब आप कहते हैं अपशब्द। इमरती देवी जी ने कमलनाथ जी की माँ बहन, कमलनाथ जी को पागल, क्या क्या नहीं कहा। जनता देख रही है, जनता सब फैसला करेगी। इस तरह से जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। जनता ही फैसला करेगी और अपशब्दों की रफ्तार दोनों तरफ से कम नहीं थी।
और दोनों तरफ से ये मसला उठा। जी आशीष जी बोल लीजिए आप भी अपनी बात, फिर मैं पटेरिया साहब की एक क्विक रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा। जी आशीष जी बोलिए। जी देखिए इस चुनाव में और रोचकता शरद जी इसलिए भी रही कि कांग्रेस 4 खेमों में बटी हुई नजर आई। सबसे पहले तो कमलनाथ कांग्रेस थी जिसने अपना हिसाब किताब नहीं दिया और गाली देने पे मशगूल रही। दूसरी राहुल गांधी कांग्रेस थी जो उन सारी गालियों के लिए जनता से माफी मांगना चाहती थी, परंतु उनका साथ कमलनाथ ने नहीं दिया। तीसरी कांग्रेस थी दिग्विजय सिंह कांग्रेस जो ये कह रही थी कि हम तो डूबे हैं ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और चौथी कांग्रेस युवाओं की कांग्रेस थी, जीतू पटवारी की कांग्रेस थी और नए नेताओं की कांग्रेस थी जो चाहते थे सबके सब हों। तीसरी बात, स्टार प्रचारकों की सूची में जो प्रथम 2 जो नाम थे राहुल गांधी प्रियंका गांधी, उनकी दूरी समझ ही नहीं आई। तो जिस कमलनाथ का साथ उनके कुनबे ने नहीं दिया उनका साथ मध्य प्रदेश क्या देगा। जी चलिए एक हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की, बदनावर धार जिले की। उदय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय जी एक जल्दी से क्विक मुझे एक रिव्यू दीजिए, क्या सिचुएशन है, अब तक का चुनाव किस तरह से गया? बदनावर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। जी उदय जी। जी यहाँ पर बदनावर में एक बात ये देखने में आ रही है कि ज्यादातर फोकस जो है वो आरोप प्रत्यारोप पर जो है अभी तक देखने में आया है कि कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से जो लोकतंत्र के हत्यारे या धोखेबाज या इस प्रकार की बातें ज्यादा कर रही है और उन्हीं सब बातों का जो है भाजपा भी अपनी सभाओं में उसका जवाब देते हुए नजर आ रही है। साथ में बीजेपी की तरफ से ये बता रहे हैं कि हमने इतने विकास कार्य किए हैं। तो कुल मिला के ये है कि फिर भी अभी स्थिति ये है कि जो बदनावर का एक जो पश्चिम क्षेत्र जो हुआ करता था तो ये कभी कांग्रेस के मतलब पक्ष का माना जाता रहा है अभी तक। जी मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ बीच में, क्या ये सत्य है कि गुरु शिष्य की टक्कर है वहाँ? जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के बदनावर से, वो कभी राजनीतिक सलाहकार हुए करते थे दत्ती गांव जी के? हाँ, ये जो कांग्रेस में अभी जो कमल सिंह पटेल अभी प्रत्याशी हैं वो करीब 40 साल से जो है वहाँ पर इनके प्रेम सिंह जी दत्तीगांव और राजवर्धन सिंह जी के लिए चुनाव का प्रबंधन वो देखा करते थे। चलिए बहुत धन्यवाद उदय जी, कल भी आपको हम तकलीफ देंगे। तो रियल मीनिंग में सर कुरुक्षेत्र है। आप बताइए, एक तरफ गुरु हैं जिनके साथ बरसों का साहचर्य है, दत्ती गांव जी की चुनौती उन्हीं गुरु के सामने है और गुरु के सामने उनका प्रिय शिष्य है जिसको अब तक वो जिताने के लिए जोर लगाते थे और इस बार उनको हराने के लिए मैदान में है। यही मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है कि जाने पहचाने चेहरे हैं, एक दूसरे की कमी और खूबी को बखूबी जानने वाले चेहरे हैं और ये भी हतप्रभ हैं कि हाय मजबूरी तू यहाँ ले आएगी हमें। पटेरिया साहब ये बताइए मुझे, कमलनाथ जी पूरे उपचुनाव में बीजेपी का निशाना बने, बीजेपी का निशाना बने 2 नेता बीजेपी के लिए, कांग्रेस का निशाना बने 2 नेता, शिवराज जी और सिंधिया जी। सिंधिया जी के लिए कटुता अधिक नजर आई, हालांकि शिवराज जी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग हुआ ऐसा माना गया। और लेकिन कमलनाथ जी पर जो हमले हुए वो इतना कमलनाथ जी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो उस तरह के राजनेता हैं जो बहुत ऐसा नहीं बोलते हैं कि भड़काऊ उकसाऊ बोले और निशाने में केंद्र बिंदु बने। आप क्या देखते हैं, इसका क्या बीजेपी की रणनीति बिल्कुल ठीक दिशा में थी या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को इतना अधिक फोकस करना कई बार कुछ दूसरी तरफ भी चला जाता है? शरद जी, नटसेल में कहूं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल सही थी। अगर आप कांग्रेस को या उसके नेता को उकसाते नहीं तो मुद्दे कहां से लाते। दरअसल कमलनाथ के खिलाफ आपके पास बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कमलनाथ के पास कहने के लिए था कि उनकी सरकार तिरोहित की गई है, उनकी सरकार को हटाया गया है और एक सिंपैथी आपने शुरुआती कुछ साथियों के साथ आपने देखा मुरैना में चीजों में लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं 35 करोड़ रुपए के। इसको काउंटर करने के लिए सारी चीजें माइंड गेम जिसे कहते हैं वो खेला गया और कमलनाथ भी भड़क गए। तो फिर एक बार अब शब्दों की बौछार चाहे कमलनाथ की तरफ हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की तरफ हो या उनके दूसरे शागिर्दों की तरफ से हो, वो होने लगी। और भाजपा यही चाहती थी कि उनके अखाड़े में आप आ जाइए और उस अखाड़े का जवाब कोई नहीं है। दरअसल मैं कहता हूँ जहाँ पे शिवराज हैं, जहाँ सत्ता है और जहाँ संगठन है, 3 एस हैं, इनसे निपटना मध्य प्रदेश आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कांग्रेस भाजपा के चुनावी अभियान के जाल में उलझती चली गई, जबकि होना ही चाहिए था कांग्रेस को अपने भाजपा को अपने अखाड़े में लाके खड़ा करना था। जी आशीष जी, ये चुनाव बीजेपी का ये दावा शुरू से रहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ये कहते रहे हैं कि हमारे पास तो 114 का फिगर अभी है, हमें कोई बहुत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सरकार चलाने का चुनाव नहीं है, सरकार को और स्थायित्व देने का चुनाव है। मतलब हम सरकार बचाने के लिए मैदान में नहीं है, ये बीजेपी का दावा था। क्या आप ये मानते हैं कि ये बात जो है इसी की वजह से बीजेपी कुछ अधिक रिलैक्स भी नज़र आई है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप रिलैक्स इतने ना हो जाएं कि उस रिलैक्स होने के चक्कर में कुछ ऐसी चूक भी कर बैठे कि मुश्किल में पड़ जाएं। तो जब आप लुक बैक करती है बीजेपी, तो क्या पाती है इस पूरे उपचुनाव के अब तक के मंजर को? जी जी देखिए, मैं तो ग्वालियर ही रहा और ग्वालियर केंद्र था इन सारी गतिविधियों का, और मैं बता सकता हूं कि जिस मेहनत से, जिस जोश से इस चुनाव को लड़ा गया है कार्यकर्ता के द्वारा, वो देखने लायक था। तो बिल्कुल भी हम एक कंफर्ट जोन में नहीं थे, परंतु यह हमारा कार्यकर्ता जो चुन चुन के कमलनाथ ने निशाना बनाया था, उसको जान करके माफिया राज के नाम पर, वो जानता था कि मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग का सफाया करना है। हम जब जनता में जानते थे तो जनता से स्वयं प्रश्न निकल के आते थे कि क्यों कर्ज माफ नहीं हुआ, क्यों बेरोजगार कहते थे कि हमें भत्ता नहीं मिला, दुग्ध उत्पादक किसान कहता था कि हमें 5 रुपए का जो उन्होंने लीटर का वादा किया था वो नहीं हुआ था। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कभी भी, चाहे कंफर्ट जोन में हो चाहे अनकंफर्ट जोन में, अपनी पूरी ताकत के साथ जुटती है। और जिस सामूहिक नेतृत्व से इस चुनाव को लड़ा गया है, अगर आप लोकल फीडबैक लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कितनी मेहनत करके चंबल का चुनाव लड़ा है, आदरणीय सिंधिया जी ने कितनी मेहनत किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने कितना काम किया, ये आप हमारे कार्यकर्ता से ले सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा सुनिश्चित किया है कि इन 28 के 28 सीटों पे जितनी अधिक कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, हमें उतना बेहतर होगा। ये बात तो मैं इससे इत्तेफाक रख सकता हूं कि आपने चुनाव, काफ़ी आपके बड़े नेताओं की पूरी भूमिका रही, और कमलनाथ जी स्ट्रैटेजिकली ये शायद नहीं चाहते थे कि एक और बड़ा चेहरा जो है, ये वक्त बताएगा, दिग्विजय सिंह जी, हालांकि वो लास्ट में नज़र आए और उन्होंने कहा भी कि T20 में स्लॉग ओवर्स में ही बड़ा बल्लेबाज आता है, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं ने ना तो अंचलवार जिम्मेदारी उस तरह से संभालते देखे। बहुत संक्षेप में आप क्या कहें? मैं रजनीश जी की तरफ चलूंगा। जी, कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ी। मैं पटेरिया जी की बात से आधा सहमत हूं कि भाजपा ने पूरी तरह मुद्दे बदलने की कोशिश करी, लेकिन जनता की आंखों से मुद्दे बदल ही नहीं पाए। जनता भूल ही नहीं पाई कि जिन्हें हमने 1.5 साल पहले चुना था वो फिर इस्तीफा दे के क्यों जाना चाहते हैं। जनता पूछ रही है, जब विधायक ही नहीं रहना था तो फिर क्यों दोबारा आ गए हैं। इसलिए जनता समझती है कि ये बिकाऊ राजनीति है। 35-50 करोड़ जनता कह रही है, हमें बेच दिया 5,000 में, 7,000 में। तो इस मुद्दे से बाहर ये चुनाव निकल ही नहीं पाया और कांग्रेस वापस आएगी। चलिए, ये सागर से रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश जैन। रजनीश जी, 2 हाई प्रोफाइल सीट हैं बुंदेलखंड में। पहली सीट है सुर्खी और दूसरी है बड़ा मलेरा, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बड़ा कांटे का मुकाबला है। इसको सारे प्रबंधन और संसाधनों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों सीट आसान नहीं कही जा सकती। और एक अंडर करंट की बात भी चल रही है और बड़ा नतीजा जो है वो अप्रत्याशित भी हो सकता है। जी, तो बड़ा ही रोचक मुकाबला है। ये मसला तो बार बार सामने आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोचकता का ये तत्व मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर नज़र आता है या ये कुछ सीटों तक महदूद होकर रह जाता है। एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर पटेरिया साहब की मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। पटेर साहब, जिस तरह का मैसेज है कि मुकाबला तो बहुत दिलचस्प है और चुनाव में जितना दिलचस्प मुकाबला होता है उतना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि कई बार हम तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं पूर्वानुमान लगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बड़े बड़े विश्लेषण भी करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जनता जो सोचकर बैठी होती है उसकी नब्ज़ को पकड़ना आसान नहीं होता। आप किस तरह देखते हैं कि एक कांटे का मुकाबला तो है, क्या आपको लगता है कि ये कुछ रीजन स्पेसिफिक होगा कांटे का मुकाबला, या आप देखते हैं कि सभी 28 सीटों पर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट और प्रभाव नजर आएगा? सरज जी, एक बिल्कुल कील कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट अगर आप कहें है, और इसमें आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही है रीजन स्पेसिफिक भी है। अगर चंबल ग्वालियर में देखें
तो सिंधिया को लेकर एक अलग किस्म की अवधारणा है और ये अवधारणा आपको 10 तारीख को बड़ी साफ हो जाएगी। जब आप वहां से बुंदेलखंड में आप बाहर निकलते हैं तो बुंदेलखंड में मुद्दे अलग हो जाते हैं, जाति से जुड़े मुद्दे आते हैं सामने, मैं बड़ा मरेरा की बात करूं। और दूसरा अगर आप करें तो मालवा के मुद्दे अलग हैं, रीजन स्पेसिफिक मुद्दे हैं और मुझे लगता है हर क्षेत्र को जो कहते हैं ना मुंडे मुंडे मत भिन्ना, तो क्षेत्र क्षेत्र मत भिन्ना, सबके अलग तरीके से ट्रेंड आपको नजर आएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल के बारे में मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि वहां सिंधिया और उनकी बगावत एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 35 करोड़ रुपए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए देखते हैं, जनता ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सब जानती है, ये बात हम बार बार कहते हैं। तो ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा 10 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी इस बातचीत को यहाँ विराम लगाने के पहले हम ये ज़रूर कहेंगे कि इन 28 सीटों के मतदाता एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। ऐतिहासिक पल के साक्षी इसलिए भी कि वो लोकतंत्र में अपने योगदान की आहुति डालेंगे यज्ञ में, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वो दुनिया के रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराने जा रहे हैं कि कोरोना काल में होने वाले इस उपचुनाव में तमाम एहतियात और सुरक्षा इंतज़ामों के बीच वो वोट करेंगे। और तय मानिए कि कोरोना से सुरक्षा का सबसे बढ़िया तरीका है मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ को बार बार धुलना। और इसके पूरे इंतज़ाम निर्वाचन आयोग ने हर निर्वाचन केंद्र में किए हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से किए हैं, जिसका मैं अभी यहाँ बैठकर दावा कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में तारीफ होगी कि बिहार और देश में मध्य प्रदेश सहित जहाँ बाई इलेक्शंस हुए हैं वहाँ निर्वाचन आयोग ने अपने सामर्थ्य के भीतर अद्भुत इंतजामात किए हैं। तो बिल्कुल मत झिझकिएगा, लेकिन वही मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, और जब तक दवा नहीं आती है तब तक एहतियात ही सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है। इसका पूरा ध्यान रखिएगा और पूरा लुत्फ़ उठाइएगा मतदान का, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में आप निकलेंगे लोकतंत्र का ये पर्व उतना अधिक सुरक्षित और सेहतमंद होगा। तो ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के हीरो आप हैं सर, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि एक मजबूत और स्थायित्व के लिए आगे बढ़कर चुनाव में सामने आइए। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद चौनाक पटेरिया जी, नमस्कार।